जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज हम बात करने वाले हैं जिस तरह से वेस्ट एशिया में हालात है, ईरान को अगर हम देखें जिस तरह से स्ट्राइक्स इजराइल और अमेरिका की तरफ से हो रही हैं, उनकी चाहे नेवी की बात करें, ऑयल डिपो और सिविलियन कैजुअलिटीज, और इस सब को देखते हुए हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ आगे इसमें निष्कर्ष निकलने वाला है। क्या ईरान में रिजीम चेंज होगा या फिर जिसकी डिमांड डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं कि आत्मसमर्पण करे ईरान की जो सत्ता है, क्या ऐसा कुछ होगा, या फिर हम देखेंगे क्या कुछ और ही इसमें तीसरा कोई रुख निकल कर आएगा। इस पर बात करेंगे। और बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेजर जनरल सुधाकर जी। बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद, नमस्कार। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच एंड बहुत बहुत धन्यवाद एंड आपको और आपके दर्शकों को मेरे तरफ से शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद सर। सर आपको क्या लग रहा है, क्योंकि 10 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है, ईरान लगातार रिटेलिएट स्ट्राइक्स कर रहा है, प्लस 2000 से ज्यादा अमेरिका ने स्ट्राइक्स की और 2800 से ज्यादा इसराइल कर चुका है। तो इस सब से सर क्या आपको नजर आ रहा है कि क्या आगे सूरत हाल इसमें आपको मुमकिन नजर आती है? मतलब आज के दिन में क्या परिस्थिति है ये मैं बता देता हूँ, उसके बाद दर्शकों को विचार करने दीजिए, अंदाज लगाने दीजिए क्या हो सकता है। परिस्थिति यह है कि जो भी खबर हकीकत है, ये वेस्टर्न मीडिया एजेंसी उसको सही चीज को बाहर आने नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। सो कंप्लीट वेस्टर्न मीडिया पूरा एकदम ब्लाइंड कर रखा है ये करके। सो हकीकत है क्या, ताजा खबर। तो पुराने बातों को मैं ज्यादा दोहराऊंगा नहीं, मैं सिर्फ उन चीजों को कहूंगा जो पहले हमने कवर नहीं किए हैं। हमें मालूम है 28 तक क्या था, 28 फरवरी तक हमें पता है, उसके बाद किस तरह लड़ाई शुरू हुई है। और आज जो है 10 तारीख हो गया, यानी कि 11 दिन हो गया। पिछले 11 दिन में क्या हुआ है क्या नहीं, ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। नेवी अगर उन्होंने एक एक करके पूरा ध्वंस कर दिया है, हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन नेवी सिर्फ एक छोटा सा चीज है उनके पास, उससे ज्यादा वो तैयार करके बैठे हैं। तो हुआ क्या है 11 दिन के अंदर डे बाय डे नहीं जाएंगे, हम मोटे तौर पे देखेंगे कि ये जो लड़ाई शुरू किया था किसने, इजराइल और अमेरिका। उसको अमेरिका इजराइल की लड़ाई नहीं कहा जाता है, उसको इजराइल अमेरिका, यानी कि इजराइल ने शुरू किया और इजराइल के साथ जो जुड़ा है वो है अमेरिका। तो बीच में आप देखे होंगे जब वो डोनाल्ड ट्रंप क्रेडिट लेना चाह रहे थे, बोल नो 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 ये मेरा है, और मार्को रूबियो उससे पहले थोड़ी देर पहले बोले थे इजराइल ने शुरू किया, और डोनाल्ड ट्रंप का बात सुन के फिर वो अपना बातों को बदलने शुरू किए। तो एक्चुअली आप सबको सीक्वेंस मालूम है, लेकिन उसके साथ एक चीज जुड़ा हुआ है, हाईलाइट में करना चाहता हूं, ये इजराइल की लड़ाई है। इजराइल चाहता है कि ये लड़ाई हो और चाहता है कि ईरान को किसी भी तरह कंटेन नहीं, बिल्कुल लुप्त कर देना चाहता है। क्या यह संभव है? एक सिविलाइजेशनल देश है, 93 मिलियन पॉपुलेशन, यानी कि 9.3 पॉपुलेशन है। आर्मी कोई वेनेजुएला जैसे नहीं, आर्मी का नफरी करीब 6 लाख है, उसका रिजर्विस्ट है 2.5 2.6 लाख। और इसी तरह जब वासिस फोर्स है, वासिस फोर्स का 9 लाख, तो आपको ऐसा ओपन सोर्स में मिलेगा। और थोड़ा गहराई में रिसर्च करेंगे और आपको ये मिलेगा 20 से 25 मिलियन वो नफरी है। प्लस IRGC देखते हैं 1.25 टू 1.9 आपको ओपन सोर्स में मिलेगा। असलियत में गिनती करेंगे 1.9 से लेके ये 2.5 लाख से ज्यादा है। इसी तरह इनका जो स्ट्रक्चर है देश का, सेंट्रलाइज अथॉरिटी पहले होता था, लेकिन अभी वो लड़ाई उनको अंदाज लग गया था कि वो होने जा रहा है, तो उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया है। कोई कोई जगह आपका 5 से 6 जो है वो थिएटर, पूरा ईरान को 5 से 7 थिएटर में डिवाइड किए या जोन में। कोई कोई जगह आपको मिलेगा 12 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किए हैं। कोई कोई जगह आपको मिलेगा कि 31 प्रोविंसेस है, हर प्रोविंस को उन्होंने अथॉरिटी दे रखा है कि अपना प्रोविंस को बचाने के लिए भैया आपके पास IRGC है, आपके पास पॉलिटिकल अथॉरिटी है, आपके पास क्लरिक है, मुल्ला भी बैठे हैं, ठीक है नहीं। सो आपके पास आर्मी है, नेवी है। और उन्होंने ये आज का तैयारी नहीं, ईरान पिछले 20 साल से तैयारी कर रहा। आप मान के चलिए, एक्चुअली स्टार्ट किया था 2004-2005 से। आप मान के चलिए कि 2006 से उन्होंने ये अंदाज लगा दिया था कि 20 साल के बाद किस किस्म की लड़ाई होने जा रहा है। तो इसलिए उन्होंने स्ट्रेटेजिक
डिस्पर्शन बोलते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लीडरशिप, स्ट्रेटेजिक डिस्पर्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अलग अलग डिफेंस इंडस्ट्री एक जगह नहीं है, अलग अलग जगह कर रखे हैं। ये जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट को ढूंढ रहे हैं, ये न्यूक्लियर एनरिचमेंट मेरे समझ के मुताबिक, मेरे रिसर्च के मुताबिक एक जगह 400, पहले 408 किलो बोलते थे, आजकल 441 किलो बोलने लगे हैं। 60% से ज्यादा एनरिच हुआ है। पिछले 9 महीने से IAEA, ये एक देश है जिसका रिपोर्ट बिल्कुल IAEA जब तक वो उसके सर्वेलेंस के नीचे रखे थे, वो कह रहे थे कि ये 100% सारे चीज को मतलब फॉलो कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं। कोई ऐसा चीज नहीं है जो कि उन्होंने कहीं पे डिफाई या डिसोबे किया हुआ हो, 100%। लेकिन पिछले 9 महीने से ये टाइम बहुत होता है 60% टू 90% पहुंचाने के लिए। और ये भी कहते हैं कि ये एक जगह इकट्ठा नहीं रखा गया है, ये अलग अलग कैनिस्टर में डाल के अलग अलग जगह पूरा देश में कोने कोने में बांट दिए हैं। तो ऐसा हालत में डोनाल्ड ट्रंप टाइम टू टाइम बोलते हैं स्पेशल फोर्सेस भेजेंगे, कभी कह रहा है कि इजराइल, क्या ये देश जिसका साइज 2333 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट और वेस्ट टू ईस्ट अगर लगे, ये 1600 से लेके 2200 किलोमीटर का चौड़ाई, एवरेज आप ले लो 2000 किलोमीटर पश्चिम से लेकर पूर्व तक, ऐसा देश 31 प्रोविंसेस, खूब सारे काउंटीज हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं। क्या ऐसा बड़ा, इतना बड़ा देश को फौज बूट्स ऑन ग्राउंड में जाके उसको सर्वेलेंस या इंस्पेक्ट या चेकिंग या सर्चिंग कर पाएगा? ये संभव नहीं है। और देश भी ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन कम हो। ये जो मैं कह रहा हूं 9.3 करोड़ है, उसका पश्चिम, उत्तर, उत्तर पूर्व और पूर्व की तरह काफी हिस्से हैं, पूरा पहाड़ी इलाका और जंगल इलाका है। और साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व की तरफ देखते हैं, वो जो 909 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, इसको सेमी माउंटेनियस हिल टाइप, लो हिल टाइप बोलते हैं। छोटे छोटे जमीन के साथ गाड़ी गुड़ी जा सकते हैं। लेकिन तेहरान का डिस्टेंस वहां से बॉर्डर से लेके तेहरान तक है 1700 किलोमीटर। तेहरान का अगर मैप के ऊपर देखेंगे, ये इट इज बायस टुवर्ड्स नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। सो क्या इतना दूरी से वो मार्च करके कोई आके पहुंच पाएगा? लेकिन खबर के मुताबिक डेल्टा फोर्स जो है, यूएसए का डेल्टा फोर्स, उसका जो अटैक हेप्टर्स, उसका जो रिफिलिंग फैसिलिटी है, जो एलिंट इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस का जो सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है, वो जो आके वहां लैंड हो रहे हैं पाकिस्तान की तरफ, उधर रिफ्यूलिंग किया जा रहा है, रिफ्यूलिंग करके फिर लॉन्च हो रहे हैं, ड्रोन्स भी वहीं से लॉन्च किए जा रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, इस तरफ चल रहा है काम। और उसका बॉर्डर देखेंगे पर्शियन गल्फ की तरह, उसका बॉर्डर करीब 1600 ऐसा कुछ किलोमीटर है। लेकिन कैस्पियन पर्शियन गल्फ के उस पार करीब 750 किलोमीटर दूरी पे आपको यूएई मिलेगा, आपको कुवैत है, उसके बाद कतार है, देन आपका सऊदी अरेबिया का छोटा सा हिस्सा आ जाता है। तो ये जो देश हैं, ये सामने पूरा कोस्टल एरिया के साथ साथ है। और उसके और पीछे चले जाएंगे, जब वेस्ट साउथ वेस्ट की तरफ जाते हैं, ओमान आ जाता है, ओमान के उस तरफ येमेन आ जाता है, जो रेड सी को ऐसे एक लूप बनाता है ना वो। सो यहां तक ये सारे कवर उन्होंने हिट कर चुके हैं। करीब साइप्रस, टर्की, ये जो सारे देश हैं, सबको, कुवैत, कतार, यूएई, सबसे पहले उन्होंने अमेरिकन बेसिस को हिट किया था। और अमेरिकन बेसिस का हिट करने का कारण क्या है? उनका स्ट्रेटेजी है कि आप ये मिडिल ईस्ट छोड़ के चले जाओ। जब तक आप बैठे रहोगे, तब तक ये जो पड़ोस राज्य है मिडिल ईस्ट के अंदर, उनको एक चीज वो कहना चाह रहे थे, मैसेज दे दिया है ईरान ने, कि वो अभी तक प्रोटेक्शन या डिफेंस के बारे में बात करें। जहां पे फौज, जहां पे अमेरिकन सोल्जर्स हैं, उधर कोई गोला बारूद नहीं, एक कोई उनका बाल भी बंका नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे इधर यह साबित हो गया, उनके होने के बावजूद भी ईरान जैसे दो देश, जिसको कमजोर समझा जाता है आज के दिन में, उसने अच्छी तरह दे दबा के पूरा एकदम अच्छी तरह उड़ाया। सबसे पहले उन्होंने अमेरिकन बेसिस को किया। अमेरिकन बेसिस को हिट करने के बाद उनके जो सैनिक ऑफिसर्स थे, सब उसको छोड़ छाड़ के भागे हैं। सैटेलाइट पिक्चर अगर देखेंगे, जो चाइना का सैटेलाइट पिक्चर को अगर आप अच्छी तरह स्टडी करेंगे, ये एक्चुअली बहुत ही भयानक है। मतलब ह्यूमिलिएशन जैसे होता है ना, अपमान होता है। एक अमेरिकन सुपर पावर है, ये छोड़ छाड़ के अफगानिस्तान से भी और खतरनाक तरीके से भाग रहे हैं। कोई है ही नहीं उनके बेसिस। टोटल अमेरिका का
ओपन सोर्सेस से 19 कहते थे, लेकिन ईरान ने 27 बेसिस हिट किया है। अब मेरे हिसाब के मुताबिक छुटपुट जो है कि छोड़ गया होगा उनसे 31 हो रहे हैं। अब मान के चलिए 27 हिट किया है तो 27 जगह होंगे। और उनका स्ट्रेटेजी ये था, सबसे पहले बेसिस के बाद जहां जहां जिस होटल में उनके जो सोल्जर्स ट्रुप्स किए हैं, जिस होटल में रह रहे हैं, खासतौर पे यूएई आप देखेंगे तो वहां पे उन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया। उसके साथ साथ तो आइज एंड ईयर्स को भी टारगेट किए हैं। आइज एंड ईयर्स यानी कि थर्ड है टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एयर डिफेंस एरिया, थर्ड सिस्टम, ठीक है नहीं। सो ये जो सिस्टम है ये एक्चुअली हाई अल्टीट्यूड जो बैलिस्टिक मिसाइल आसमान में स्पेस में जाके फिर वो एक ट्रैजेक्टरी बनाता है जिसको पैराबोला बोलते हैं, तो नीचे जब आता है आके हिट करता है, तो ये हाई अल्टीट्यूड जगह से जो 100 किलोमीटर ऊपर से होता है तो उसको पिकअप करके न्यूट्रलाइज करने का वो खबर देता है। किसको? उनके साथ थर्ड के साथ मिसाइल्स होते हैं, इंटरसेप्टर होते हैं, ठीक है ना। पिछली बार मैंने समझाया था शायद आपके चैनल के जरिए कि उनका एक रडार लाइक एक सिस्टम होता है जो सीकर खबर लेता है। एक होता है लॉन्चर के ऊपर एक मिसाइल या इंटरसेप्टर लोड होता है, और एक कमांड कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सर्वेलेंस इंटेलिजेंस, ये सारे चीजों को जोड़ के जो उसको कोऑर्डिनेट करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस ह्यूमन इंटरफेरेंस भी इसमें है। तो इसको भी उन्होंने उड़ाया है, कतार में एक उड़ाया है, एक काफी सारे 40% ऑफ आइज एंड ईयर्स, 40% है, बहुत ज्यादा परसेंटेज। 11 दिन के अंदर नहीं, इन्होंने 8 दिन के अंदर पूरा यूएसए का पूरा डमाडोल सब कुछ बर्बाद कर दिया था, 40%। अच्छा, ये तो यहाँ तक ये समाप्त नहीं होता। साथ ही ये भी खबर कर देता हूँ, बता देता हूँ कि अमेरिका के 6 अभी तक जो ट्रूप्स हैं, बॉडी बैग्स जिसको बोलते हैं, 6 गए हैं अमेरिका के अंदर। आप अगर सोशल मीडिया यूरोप और मिडिल ईस्ट में जाते हैं तो आपको मिलेगा जर्मनी में उनके ट्रूप्स, अमेरिकन ट्रूप्स, खूब सारे हॉस्पिटल, वहाँ का पीडियाट्रिक्स और जो लो डेंसिटी पेशेंट जहाँ पे होता है सारे बंद करके जो फौजियों को ट्रीट करने का जो हॉस्पिटल है, ऐसा हॉस्पिटल उन्होंने खोला है उधर। यानी कि जो पहले हॉस्पिटल था सिविल हॉस्पिटल, उसको उन्होंने ड्यूअल पर्पस मिलिट्री पर्पस के लिए किया। नफरी बढ़ गई है, खून का जो डिमांड है बहुत मात्रा में डिमांड किया जा रहा है। ये सोशल मीडिया में आपको ये मिलेगा। और ये भी खबर पता चला है कि ये 500 से ज्यादा बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 500 से ज्यादा, अगर ज्यादा लग रहा है 100 से ज्यादा तो उनकी ट्रूप्स का डेथ हुई है। ये खबर वो खुलासा नहीं कर रहे हैं, नहीं तो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी डोनाल्ड ट्रंप और उनके सरकार के पीछे पड़ जाएंगे। और साथ ही एक ये भी बता देता हूं कि ये सारे चीजें आप अगर गहराई में रिसर्च करेंगे, मेरा एक आर्टिकल आपके साथ मैंने शेयर किया था कि ईरान इज विनिंग, है ना, तो उसमें इन्हीं का CIA का सीनियर ऑफिसर और जो एडवाइजर रह चुके हैं अमेरिकन सरकार के लिए, उनका जो पॉडकास्ट सुनेंगे, एक नहीं दो नहीं, बार बार वो चीज कह रहे हैं कि इनके पास जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व होता है, 2 कमांड, एक पैसिफिक इंडो पैसिफिक कमांड होता है जो कि वो हवाई में उनका हेडक्वार्टर रहता है, और एक सेंट्रल कमांड है जो यहाँ पे आपका उनका फ्लीट्स वगैरह बहरैन बोरन ये जो है ना मिडिल ईस्ट में ये रहते हैं, जो अफ्रीका भी देखते हैं। तो ये जो कमांड है, कमांड हेडक्वार्टर के पास कुछ रिजर्व रहना चाहिए, और रिजर्व पूरा कम हो के 600 पेट्रियट मिसाइल हो गया है। इसको बहुत कम माना जाता है। उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है, दुश्मन का जब हमला होता है उसको रोकने के लिए, नाकारा करने के लिए, जो आयरन डोम बोलते हैं, तो ये यूएसए के पास ये थर्ड और PAC, ये जो पेट्रियट मिसाइल की बैटरी होता है, तो ये इनके पास कम हो के अभी 600 रह गए हैं। ये 11 दिन में अगर 600 हो गए तो अगला कितना देर होगा, कहाँ तक आएंगे। और यहीं पे कह देना चाहता हूँ, अगर ईरान आज के दिन में एक दिन में 400 शाहिद 136 ड्रोन बना रहा है, 400 एक महीने में 12,000, एक साल में कितना होगा अंदाज करिए, 86,000 उसके पास उसका स्ट्रेटेजिक रिजर्व यानी कि स्टॉक पाइल है। इसी तरह मिसाइल्स का भी लोग कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सब कह रहे हैं 2,500 3,000 सोशल मीडिया आपके पास ओपन सोर्स में मिला। मैं उसको चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं उनका 1984-85 से बनना शुरू हो गया था। उनका एक महीने का टारगेट 300 होता था, एक साल में 3,600। अगर वो खर्चा हुआ भी है, ईरान इराक लड़ाई, गल्फ वॉर 1, गल्फ वॉर 2, क्योंकि 2 7 साल से ज्यादा 8 साल करीब हुआ था, 1 तो 7 महीना 8 महीना हुआ था,
उसके बाद 2-3 और लड़ाई हुए हैं, उसके बाद ये 12 दिन का लड़ाई, ये आप अगर माइनस कर भी देते हैं, इनके पास कम से कम 10 लाख यानी कि 1 मिलियन, मैं 1.5 मेरे हिसाब में 1.5 मिलियन बोल रहा हूँ, 1 मिलियन। तो यहाँ पे मेरे कुछ दोस्त थे डीजी पुलिस वगैरह, बड़े सारे सीनियर आर्मी के जनरल, बोले उनका रिटायर हो जाता है यार ये मिसाइल। मैं कहा सर रिटायर होने के बाद कोई फेंकते नहीं है, कोई फेंकते नहीं है, उसको कैनिबलाइज करके उसको रिवाइव या रीजुविनेट किया जाता है, रेससिटेशन उसको कहते हैं। जैसे उसका जो लिक्विड फ्यूल फ्यूल होता है उसको बदल देते हैं, बैटरी कॉम्पिटेंट इलेक्ट्रिक कॉम्पिटेंट चेक करके उसको किया जाता है। इसी को, यही टैक्टिस जो ईरान कर रखा है, इसको बोलते हैं सैचुरेशन अटैक। सैचुरेशन अटैक का अर्थ यह है, और इसी के साथ जुड़ा हुआ है एक मोहम्मद अली जो बॉक्सर है, ठीक है कि नहीं, उसको ये कहते हैं, उसका नाम बड़ा अच्छा दिया है उन्होंने, रोप द डोप। मोहम्मद अली का जो फिलोसफी था अटैक का, रोप द डोप, मोहम्मद अली स्ट्रेटेजी। रोप द डोप क्या है, उसका ये कहते हैं कि अगर आप ओपोनेंट के साथ लड़ाई कर रहे हो तो ओपोनेंट को आप जितना मारना है, जितना पिटाई करना है करने दो, आप सहते चलो, सहते अपना जो खुद का जो मजबूती है वो छुपा के रखो, छुपा के रखो, 1-2 बाउट होने दो, तीसरा राउंड, चौथा राउंड, छठा राउंड कर करके वो थक जाता है फिर दुश्मन। तो वही थकाने का अर्थ यह है कि अमेरिका और इजराइल के पास जितने इंटरसेप्टर होना चाहिए आज के दिन में नहीं है। और ये जो कमांड का बात बता रहा हूँ, इंडो पैसिफिक कमांड के पास खूब मात्रा में होना चाहिए। उनका कम पेट्रियट मिसाइल का 1500 हो गया है। वो चाइना को देखभाल करने के लिए जिम्मेवारी है, और उसमें ये भी कमांड है, सेंट्रल कमांड, इसका भी हिस्सा आ जाता है इंडो पैसिफिक के ऊपर, उसका भी उतना होना निहायत जरूरी है। अगर वहां से आप लाने के लिए कोशिश करेंगे, आप अंदाज लगा सकते हैं कि अगर इसी साल आखिरी तक चाइना ताइवान के ऊपर हमला कर देता है तो क्या यूएसए चुप करके बैठेगा? तो ये सारे सवाल जो है आप सोचते रहिए, और मैं आपको थोड़ा थोड़ा हिंट देते रहूंगा। तो ये अभी ऐसा हुआ है, एक ड्रोन को बनाने के लिए $20,000 खर्चा हो रहा है। कौन? ईरान की तरफ। और एक मिसाइल उसको नाकारा करने के लिए उसका कॉस्ट है $4 मिलियन। उसको बोलते हैं 3 से 5 मिलियन, मैं एवरेज ले रहा हूं 4 मिलियन। और एक मिसाइल से आप एक ड्रोन को नाकारा नहीं कर सकते हो, आपको कम से कम 1 से 3 फायर करना पड़ेगा, यानी कि 4 गुना 3, $12 मिलियन। कहाँ $12 मिलियन और कहाँ आपका एक ड्रोन? कहाँ एक ड्रोन? आप एक एक दिन में 400 ड्रोन बना रहे हैं। ये रशिया को 6000 से ज्यादा बेचे थे यूक्रेन लड़ाई। रशिया उसके बाद देखा कि इतना जबरदस्त है, शाहिद 136, उसका मास स्केल प्रोडक्शन शुरू किया है, जिसको मेरे समझ के मुताबिक ये तो 20,000 लगा रहे हैं, वहां पे मास स्केल प्रोडक्शन जब करते हैं तो वहां पे देखा गया है कि 5,000 $10,000 में एक बन जाता है। 5,000 बल्कि मेरे पास फिगर है, लेकिन मैं कह रहा हूं 10,000 भी आप ले लो। इंटरनेशनल मार्केट में सबसे चीपेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव जो ड्रोन फेयर है, जो लॉइटर एमिनेशन बोलते हैं, कामिकाजे, जो फिदाइली अटैक के लिए वो जाता है पूरा, इस किस्म की कर रहे हैं। और दूसरा चीज, एक होता है आपको इंटरसेप्टर। एक इंटरसेप्टर को बनाने के लिए आपको 1.5 से 3 साल की समय जरूरत है। 1.5 की 3 साल प्लस खर्चा होता है कितना? 1.5 मिलियन टू 7 मिलियन, अलग अलग चीजों के लिए, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल का अलग, उसके बाद आपका हाइपोसोनिक मिसाइल के लिए। हाइपोसोनिक तो कोई रोक नहीं सकता है, तो ये चीज को रोकने के लिए इनका ये सिस्टम बना रखे हैं। लेकिन आज के दिन में कोई भी मिसाइल हो, चाहे टॉमहोक का बात करिए या पेट्रियट बात करिए या आप इंटरसेप्टर की बात करिए, ये सारे चीजों को बनाने के लिए रेयर अर्थ एलिमेंट की निहायत जरूरी है। एक होता है नियोडियम, दूसरा होता है आपका एंटोनियम, तीसरा होता है आपका गैलियम, चौथा होता है जर्मानियम। इस किस्म का, मिसाल के तौर पे आज के दिन में चाइना का जो रेयर अर्थ एलिमेंट के ऊपर डोमिनेंस है, ये 90% से ज्यादा है पूरा विश्व में। 60% आपका जो है प्रोसेसिंग, 80% जो है 60% प्रोडक्शन, 80% प्रोसेसिंग, अपस्ट्रीम, मिड स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, ये सारे चीजों के ऊपर मशीनरी हो, कुछ भी हो, आपका माइनिंग से लेके एक्सट्रैक्शन, उसके बाद प्रोसेसिंग, देन प्रोडक्शन, हर एक चीज में इसका पूरा काबू है। ऊपर से आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का सुन रहे होंगे, आप चाहे F-16 की बात करिए, F-35 की बात करिए, F-35, ये जो नियोडियम में कह रहा हूं, ये ऐसा क्रिटिकल मिनरल है, इसके बिना आपका F-35 उड़ नहीं सकता है, आपका टेस्ला चल नहीं सकता है, आपका जो डाटा सेंटर है उसमें
आलोकित नहीं हो सकता, यानी कि आलोक नहीं हो सकता अंधेरे में। डाटा सेंटर अंधेरा रहता है, 24/7 फंक्शन करना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए सब न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा हालत में ये कोई काम के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर एनर्जी, आपका सेंसर, इंफ्रारेड फ्लेयर्स जो बोलते हैं, तो इसी तरह आपका 5G 6G, कोई भी चीज नाम लेते हैं, ठीक है ना। आपका घर में आपका कार, अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, 3000 से 3600 सेमीकंडक्टर की चिप्स होते हैं उसमें। एक मोबाइल में 6 होता है, और लैपटॉप में आपका एक होता है। इसी तरह डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन, आपका जो एसी, कोई भी चीज, माइक्रोवेव, ठीक है ना। हर एक चीज में बिना सेमीकंडक्टर आप कोई भी चीज ये नहीं कर सकते आज के दिन में। आप अंदाज लगा सकते हैं। तो ये जो मिनरल जो है कितना, और उसको क्यों मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि चाइना इनको वेपनाइज कर दिया है। कोई भी डिसीजन चाइना आज के दिन में लेता है ऑन रेयर अर्थ एलिमेंट, ये पूरा यूएसए, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, जापान, ठीक है ना, साउथ कोरिया, इनके ऊपर बहुत ही, दे आर ऑल वल्नरेबल। उनका इकोसिस्टम जो है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को पूरा डामाडोल ऊपर नीचे उथल पथल कर सकता है ये। तो एक तरफ चाइना उसको वेपनाइज किया है, कंट्रोल कर रहा है, मतलब पूंछ को मोड़ दे रहा है। एक तरफ अमेरिका का उधर कमी चल रही है, डेफिशिएंसी है। एक तरफ आपका जो कितना टाइम चाहिए उसको बनाने के लिए, अभी जा रहे हैं ना डोनाल्ड ट्रंप मिलने के लिए जा रहे हैं, इसी महीने के आखिरी में मीटिंग है जी के साथ, है कि नहीं। और डिस्टेंस देखिए आप, मिडिल ईस्ट हाइफा कोर्स से अगर अमेरिका का डिस्टेंस लेते हैं, ज्यादा नहीं, 5,000 किलोमीटर होगा, कम से कम 7 दिन लगेंगे। 7 दिन लगना, वहां पे अवेलेबिलिटी होना, फिर लाके उसको ट्रायल करेंगे, इंस्पेक्शन करके फिर लोडिंग होता है, फिर जाके यहाँ आता है। ये जो पूरा लॉजिस्टिक फैसिलिटी, ये तो सिर्फ मेरे ने एक उदाहरण दिया। और इसके साथ चाइना, रशिया और ईरान, ये तीनों ने इसी इसी साल 2026 जनवरी के महीने में शायद उन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया है, ट्राइलेटरल एग्रीमेंट। इनका तीनों देशों का ऑलरेडी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शायद खत्म हो गया होगा, मैं चेक नहीं कर पाया। इनका कुछ चल रहा था या अभी भी चल रहा है उधर तीनों देशों का। तो कहना ये चाहता हूं कि मेरे अंदाज और असेसमेंट के मुताबिक चाइना ऑलरेडी डी-17 एक क्रूज मिसाइल होता है, 1700 किलोमीटर डिस्टेंस, और इसका हाइपोसोनिक कैपेबिलिटी है। ये हाइपोसोनिक माउंटेड व्हीकल के ऊपर जाता है, इसको 5 मैक से ज्यादा स्पीड पे जाता है। 5 मैक मतलब आप जो हाइपोसोनिक से पहले होता है सबसोनिक, सब क्या होता है ये सोनिक, सोनिक मतलब 1 मैक होता है साउंड का स्पीड, 343 मीटर पर सेकेंड। इसको कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर में, ये करीब 1234-36 किलोमीटर पर आवर होता है ये। तो उससे कम सबसोनिक स्पीड पे कुछ मिसाइल जाते हैं, यानी कि 800-900 किलोमीटर पर आवर, और ले ऑफ द अर्थ, नैप ऑफ द अर्थ के ऊपर फ्लाई करके जाते हैं। उसके बाद 1 मैक से जो ज्यादा है, लेकिन 5 मैक से जो कम, उसको बोलते हैं सबसोनिक। सबसोनिक टॉमहॉक इज अ सबसोनिक मिसाइल, सी बेस्ड मिसाइल है। ये सबमरीन से ज्यादातर लॉन्च होता है, जहाजों से लॉन्च होता है, ठीक है नहीं, और जाता है करीब 2500 किलोमीटर तक, और जाता है नैप ऑफ द अर्थ, उसको कोई रडार उसको डिटेक्ट, स्लो स्पीड पे जाता है, कंटूर स्टडी कर करके ये इनिशियल नेविगेशन को मदद लेते हुए वो फ्लाई करता है। एक्यूरेट, 100% एक्यूरेट उसका, ठीक है ना। इसी तरह ईरान के पास जो है हाथफ सीरीज, फतह सीरीज, नॉट हाथफ, फतह, फतह 1, फतह 2, फतह 2 जो है 18,000 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड पे जाती है। कोई भी प्रोजेक्टाइल या मिसाइल को नाकारा करने के लिए जो आने वाला जो डिफेंडर है, उसका प्रोजेक्टाइल उससे और तेजी से जाना निहायत आवश्यक है, जो कि आज के दिन में मेरे अंदाज, मेरा स्टडी के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के पास नहीं है। तो ये जो बता रहा हूँ अलग अलग पहलू, उसको समझना निहायत आवश्यक है, क्योंकि अगर हर चीजों से अगर इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है अमेरिका के ऊपर, तो अमेरिका कुछ समय के बाद, और डोमेस्टिक प्रेशर आपको मालूम है, एप्स्टीन फाइल, एप्स्टीन के ये मैं डॉक्यूमेंट्री में इसका डोनाल्ड ट्रंप का नाम बार बार आ रहा है, प्लस उसका आइस का अटैक, प्लस वेनेजुएला जो अटैक किए थे उन्होंने हाईजैक करके लेकर है, वो भी कांग्रेस नाखुश है, बिना इजाजत बिना परमिशन वो कर रहे हैं लोग। ये जो ऑपरेशन चल रहा है ईरान में, 80% से ज्यादा, मेरे स्टडी के मुताबिक 90% आ रहा है, बट आई विल गो बाय जो CIA एजेंट ने जो खबर दिया है, वो कह रहे हैं 80% से ज्यादा लोग जो है
उसको मना कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, आप क्यों दूसरों का लड़ाई क्यों लड़ रहे हो जाके। तो ये सारी चीजें हैं। और ये भी एक खबर बता दो कि क्योंकि पेट्रियट मिसाइल की जो लॉन्चर और जो मिसाइल कम होते जा रहे हैं, संख्या कम होते जा रहे हैं, इंटरसेप्टर भी कम होते जा रहे हैं, साउथ कोरिया, जापान, फिलीपींस, जहां जहां पे ये चीजें लगे हुए हैं, जहां पे आयरन डोम की प्रस्तुति हो रही है, वहां से उसको कैनिबलाइज, मैं कह रहा हूं ना, हर एक मिसाइल और प्रोजेक्टाइल जो है उसका एक कुछ शेल्फ लाइफ होता है, उसके बाद वो रिटायर हो जाते हैं। तो रिटायरमेंट के बाद कोई फेंकेगा थोड़ी ना उसको। लड़ाई के माहौल में उसको ला के रिपेयर करके रिससिटेट करके उसको कैसे कामयाब कर सकते हैं। जैसे आपको बता रहा था स्ट्रेटेजी ऑफ सैचुरेशन अटैक, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है कि पुराने मिसाइल को इतना फायर करो, उसका प्रिंसिपल दो चीजें, एक है वॉल्यूम, हाई डेंसिटी के साथ फायर करो। दिन में बेशक 4-5 दिन में एक बार फायर करो, लेकिन वो एक बार में 200-400 पर धड़ 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 करके लगाते। उसके साथ ड्रोन जो है सस्ता है, सस्ते ड्रोन्स को भी मिक्स करके फायर करिए। तो इतने आप वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। और साइमल्टेनिटी दूसरा प्रिंसिपल है कि एक ही समय में होना चाहिए, ठीक है नहीं। सो ये स्ट्रेटेजी ऑफ, इसको बोलते हैं सैचुरेशन अटैक, जब इतने मात्रा में करते हैं कि उसका जो आयरन डोम पहला जो लेयर है, वो अलग अलग लेयर्स पे होते हैं आयरन डोम। पहला लेयर इजराइल जैसे जगह है ना, उसको 4 या 5 बैटरी होते हैं, हर बैटरी के साथ 3-4 लॉन्चर होता है, हर लॉन्चर के साथ 15 से 20 इंटरसेप्टर होते हैं, ठीक है नहीं। सो उसका 400 किलोमीटर बाई 140 किलोमीटर है, आप अंदाज लगा सकते हैं। जहां जहां से थ्रेट है, जैसे हिजबुल्ला का है नॉर्थ में, उसका विड्थ है 138-140 किलोमीटर। उसके बाद नॉर्थ टू साउथ जो है 400 किलोमीटर है। अब आंदा एक बैटरी का जो फैलाव है, ये एरिया दिखता है 150 किलोमीटर। तो 4 या 5 बैटरी वो एरिया को कवर करते हैं उसको। तो ये एक लेयर में आयरन डोम 4 से लेकर 70 किलोमीटर तक रॉकेट, आर्टिलरी, मोटर, इस किस्म की हथियारों का जो शेल है उसको नकारा करता है। उसके बाद आ जाता है 40 किलोमीटर से 150 किलोमीटर जो डेविड स्लिंग है। उसके बाद आपका आ जाता है उसका नाम क्या, एरो 2 है। वो कह रहा है कि आपका वो 50 किलोमीटर तक स्पेस, मतलब जो एंडोस्फेरिक यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल जो पहले स्पेस में जाके फिर नीचे उतरता है, री एंट्री व्हीकल जो काबिलियत रहते हैं, तो ऐसा वो 50 आसमान में 50 किलोमीटर ऊंचे तक फायर कर सकता है। उसके बाद आता है आपका एरो 2, एरो 3 आता है 100 किलोमीटर से ऊपर फायर करता है। और बीच में एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि इजराइल ने एक नया बना है, उसको बता आयरन बीम, लेजर बीम के जरिए से 10 किलोमीटर तक फेंकता है और 10 किलोमीटर तक उसको नाकारा करता है। सिंगल शॉट का कॉस्ट होता है $2, ठीक है। सो आप इसके साथ कंपेयर करिए तो क्या ये हो सकता है। तो आज के दिन में सारे मिलिट्री बेसिस जो हैं वो खाली हैं, ठीक है। जो जो होटल में रह रहे थे उसके ऊपर भी अटैक किया है। ईरान का प्रेसिडेंट माफी मांग चुके हैं। और 4 मुख्य जो देश हैं अरब के देश, कतार, कुवैत, यूएई और सऊदी अरेबिया, ये चारों के बीच में बातचीत अगर होने लगी है, और उन्होंने एक छोटा सा ग्रुप बना के इनके 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर यूएसए में इन्वेस्ट कर रखे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ सेक्टर, इंश्योरेंस, एनर्जी वगैरह वगैरह। तो उन्होंने वो धमकी नहीं, इस बार उन्होंने सीरियसली वो पैसा 3 से 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर को वापस लाके और कोई जगह इन्वेस्ट करने के लिए उन्होंने ऑलरेडी बातचीत शुरू कर दी है। साथ ही पहली बार सऊदी अरेबिया की जो क्राउन प्रिंस है वो एक हॉटलाइन के जरिए से या बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए से ईरान के साथ बातचीत शुरू कर रखे हैं कि ये लड़ाई को डी एस्केलेट करिए, क्योंकि सऊदी अरेबिया द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल, उसको कहीं ना कहीं पूंछ में आग लग गई है। और उससे ज्यादा अगर बढ़ता है, आप मान के चलिए ज्यादातर देश वहां पे डिसैलिनेटेड प्लांट, समुद्र दरिया का पानी को डिसैलिनेट करके पानी पीते हैं। ये सारे देश इसमें आ जाते हैं, कतर आता है, सऊदी अरेबिया, ओमान में मैं रह के आया हूँ। ईरान का भी हालत बहुत खराब है, लेकिन समय परमिट नहीं कर रहा बताने के लिए। ये भी दरिया का पानी इसी साल 2025 और 26 में उनका कंप्लीट तेहरान का जो नफरी, तेहरान ये सारे मिला के करीब करीब 14 मिलियन पॉपुलेशन है वहां पे, इनको वो इवैक्यूएट करके दूसरी जगह लोकेट करना चाह रहे थे। यह हालत है, खराब है वहां पे। और दक्षिण से जो समुद्र का पानी है उसको डिसैलिनेट करके पाइप के जरिए से उन्होंने ऑलरेडी प्लान कर रखा है। सो ये सारी चीजें आपको बता रहा हूं। और लिस्ट ऑफ सक्सेशन के बारे में आपको मालूम है, डोनाल्ड ट्रंप कहते जा रहा है कि
अभी जो खमेनी की जो बेटा है, अभी जो नए सुप्रीम लीडर बने हैं, तो वो नाखुश है, उनको भी उड़ा देंगे। सो अपना अपना स्टेट को जो स्टेटमेंट है वो कमजोर करते 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 आप देखेंगे एक ट्रेंड, एक पैटर्न इंडिकेट कर रहा है कि आने वाला उनके ऊपर बहुत दबाव है कि आप फालतू का क्यों ये कर रहे हैं। ये सारी चीजें उनको समझ में नहीं आया था, तो बोल रहे थे कि हम उसको मार देंगे, पिट देंगे, खा जाएंगे, ये कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन डिस्ट्रक्शन का कैपेबिलिटी की जो जवाब है ईरान के पास, ये कोई छोटा मोटा तैयारी नहीं है। पिछले 20 साल से वो तैयार करके बैठे हैं और उसका नतीजा ये होगा, वो कहना चाह रहे हैं कि अमेरिका आप यहाँ से हट जाओ, ये मिडल ईस्ट ये जगह नहीं है। और ये भी उनका कैजुअलिटी बहुत हुए हैं अमेरिका का। मुझे लगने लगा है, आई एम गेटिंग डे बाय डे कन्विंस्ड, मैं सुन रहा हूँ उनके CIA के जो डायरेक्टर हैं, उनके जो एडवाइजर हैं, करीब 5-10 लोग हैं, कोई एम्बेसडर हैं, सबका अलग अलग स्टेटमेंट पॉडकास्ट में सुन रहा हूँ। और उससे अंदाज ये मेरे को लग रहा है कि अमेरिका के पास आज के दिन में, वो बोलते हैं ना, एस्केलेटरी मैट्रिक्स को ऊपर डोमिनेंस होना चाहिए, एंट्री और एग्जिट पॉइंट। इनका एग्जिट स्ट्रेटेजी नहीं था, यानी कि उनको खुद को ही नहीं पता था कि किस लिए आ रहे हैं। इजराइल का हो सकता है, लेकिन अमेरिका का कोई नहीं था अभी तक। अभी तक कोई एग्जिट जो है, अगर सर झुका के आना है तो कोई सुपर पावर सर झुका के आना नहीं चाहेगा, सब चाहेंगे। क्योंकि अफगानिस्तान उस समय जो हुआ था, ये चीज वो बार बार रिपीट करने लगेंगे। खुद के जो देशवासी हैं, उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास एक सुपर पावर का बहुत कमजोर हो जाएगा। इसलिए वो एक फेस सेविंग मेजर देखने की कोशिश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। कहीं अगर मिल जाए, हो सकता है बातों को नैरेटिव के जरिए से उसको भी धीरे धीरे थोड़ा सा मोल्ड कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। ये मेरे विचार के मुताबिक ये लड़ाई तुरंत खत्म कर देंगे, नहीं तो प्राइस राइज सबको मालूम है। एक बैरल जो है, जो 62, आपको ओपन सोर्स में $71 कह रहा है 26 तारीख 27 फरवरी को। मेरे हिसाब के मुताबिक 27 फरवरी को 62 ब्रेंट क्रूड ऑयल का कॉस्ट था 62.22, लेकिन आपको ज्यादातर मिलेंगे $71। वहां से वो जंप करके अभी 90 नहीं, 100 नहीं, 100 को पार करके $112 हो चुका है। और ये लड़ाई इसी तरह चलती रहेगी, ये $150 हो जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, चाहे ईरान कुछ भी कहे, क्लोज हो या ना हो, लेकिन उनका इंश्योरेंस कंपनी, जिसको बोलते हैं प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्लब, ये कहाँ पे, लंदन में बैठे हुए हैं। और अमेरिका झिझक के बोल रहा था अपना जो फाइनेंस कंपनी है, जाओ उधर करो इंश्योरेंस। किसी के पास दम नहीं है, किसी के पास फाइनेंशियल कॉर्पस भी नहीं है, तो इसीलिए वो कोई आगे आके करना नहीं चाहते हैं। और अभी अपना एस्कॉर्ट के साथ अपने जहाज को ले जा रहे हैं और लेके आ रहे हैं। आई कॉल यू बैक, आई एम गोइंग लाइव, जस्ट 1 मिनट में खत्म होना है। इसीलिए ये सारे चीजों को मद्देनजर रख के मैं तो सिर्फ कहूंगा, अब्राहम लिंकन, सब कह रहे हैं वो पीछे हट गया है, करीब 8 नहीं, कहता 20-25 किलोमीटर पीछे चली गई है। आगे आ गया जॉर्ज बुश, तो क्यों गया है पीछे? एक एयरक्राफ्ट कैरियर को पीछे ले जा रहा है, दूसरों की, उसके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल की मार हुई है और ड्रोन हुई है। कहीं ना कहीं उसको रिपेयर करना चाहता है, और जाके ऐसा जगह पे हिट हुआ है जो आंख और कान जब बंद हो जाता है ना, नाक, तो इंसान पूरा एकदम वो आईसीयू के बराबर हो, वेंटिलेटर पे चला जाता है, वो ये वेंटिलेटर वाला स्टेटस हो गया है। तो ये अंडर दिस सर्कमस्टांसेस प्राइस राइज बढ़ती जा रही है हर एक देश में। अभी इजिप्ट की बात करिए, यूरोप की बात करिए, आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, सब अपना अपना प्राइस बढ़ते जा रहा है। सिर्फ हिंदुस्तान में ये कंट्रोल करके रखे, कैसे कर रहे हैं मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन कह रहे स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, तो लोगों को इसको तो खुशियां मनाना चाहिए कि देश की जो सरकार है वो सही कदम उठा रहा है, सही स्टेप ले रहे हैं। लेकिन हमें उसके लिए जागृत और चौकस रहना है। ये हर दिन के लिए आपका सही नहीं हो सकता है। एलपीजी का गैस का कीमत बढ़ने जा रहा है, पेट्रोल का बढ़ेगा, डीजल का बढ़ेगा, खर्चा कंज्यूमर के पास ही ट्रांसफर होता है, सरकार कुछ नहीं करता है इसमें, वो आएगा। इसके लिए तैयार रहना निहायत आवश्यक है। लेकिन हमारा सरकार बढ़ चढ़ के हर जो नकारात्मक चीजें जो पैदा हो रहे हैं उसको वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा ये समझ है। अगर आपकी तरफ तो आप बता सकते हैं। बहुत धन्यवाद सर इस पूरे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को इतने इजीली समझाने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।